देखिए ज्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लूंगा, इट्स अ कम्प्लीटली थियोरेटिकल पार्ट। एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ओपन सोर्स लॉन्च किया है ये। ओके, इसके बेनिफिट क्या है बेसिकली? जो आपके जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है ना, उसके अंदर जो इश्यूज थे, लाइक आप अगर देखें तो वो कोई स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं थी, वो एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। और इसके अंदर स्ट्रांगली टाइप्ड फीचर्स यहाँ इंक्लूड करा दिए। आपको अगर एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह यूज करने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ आप एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लासेस वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपकी क्लासेस वगैरह इंप्लीमेंट होती थी, ठीक है ना। लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका लगता है, यानी कि आप थ्रू द फंक्शन क्लास क्रिएट करते थे, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर वगैरह डिक्लेयर कर सकते थे। बट वो चीज आपकी एक जो होता है ना हमारे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, देन उसके बाद क्लास डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो सब चीजें डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होती थी, उसके लिए आपको एक काफी लेंथी कोड लिखना पड़ता था, ठीक है ना। देन आप जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इशू था वो था कि कोई कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं था, ठीक है ना। कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होने की वजह से क्या दिक्कत आती थी कि अगर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई बग वगैरह रह जाता है, कोई एरर रह जाता है, तो वो आपको रन टाइम पे मालूम चलता है, डिजाइन टाइम पे, यानी कि जब एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं उस टाइम पर आपको वो एरर नहीं मालूम चलता। ओके, बट इन केस ऑफ टाइपस्क्रिप्ट आपका यहाँ प्री कंपाइलेशन होता है, यानी कि अगर कोड के अंदर कोई भी आपका अगर इशू होता है तो वो आपका यहाँ प्री कंपाइलेशन में आइडेंटिफाई हो जाता है और इजीली आप उसे चेंज करके और कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज के होते हैं। ओके, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि लाइक आप वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने पे हम जो वैल्यू उसके अंदर असाइन करते हैं, मतलब इसके अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं लाइक कुछ इस तरीके से रहते हैं। अगर मैं इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसी तरीके से देते हैं, यानी कि वेर कीवर्ड का यूज करके देन उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप डिसाइड होता है। लाइक इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इट इज अ नंबर। अगर दूसरी वैल्यू कोई असाइन कर देता हूँ, लाइक अगर मैंने लिखा एबीसी इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज ए स्ट्रिंग। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप को अपडेट कर सकते थे। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ ए के अंदर और यहाँ लिख देता हूँ एबीसी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए आपने वेरिएबल बनाया था वो आपने नंबर टाइप बनाया था, ठीक है। और अब ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता था, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो नाउ ए इज ए स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर इशू क्या आता है? इशू ये आता है, मान के चलिए आपने एक मल्टीप्लिकेशन का वो बनाया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इस तरीके से कोई भी लॉजिक मैं नहीं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, उसको कोई ए इंटू बी लिखना है बस, ठीक है। अगर आप यहाँ इसे कॉल करते हो, यानी कि आपने यहाँ कॉल किया कि ठीक है मैं 2,3 यहाँ पास कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपको 6 रिटर्न कर देगा। ओके, लेकिन अगर कोई यूजर इस तरीके से वैल्यू को पास कर दे, यानी कि उसने लिखा ए और बी, ठीक है ना, तो इसका कोई मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, स्ट्रिंग वैल्यू है ये, तो ये उस कंडीशन में आपको क्या देता है, नॉट ए नंबर। तो ये टाइप का एरर हो गया है, यानी कि जब आप इस कोड को लिख रहे हो मल्टीप्लिकेशन में, आपने डबल कोट्स के अंदर ए और बी को पास कर दिया, तो एक एरर हो गया ये। कि एरर क्या है कि आपको यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी थी बट आपने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, लेकिन ये एरर आपको कंपाइल टाइम पे मालूम नहीं चलेगा। ये जो नॉट ए नंबर का एरर आएगा वो आपको रन टाइम पे मालूम चलेगा। बट इन केस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट ये आपको कंपाइल टाइम पे भी मालूम चल जाता है, ठीक है। सर इसका आंसर ए बी क्यों नहीं होगा? ये मल्टीप्लिकेशन देखिए, ए और बी का मतलब ये हुआ जब आप कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, यानी कि आपने ए प्लस बी लिखा हो अगर आपके अच्छा। स्टेटमेंट के अंदर, तो ए भी आएगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता ना आपकी स्ट्रिंग वैल्यू का, तो इस वजह से ये आपको मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या फीचर्स होते हैं इसके, आप में से कोई बता सकता है? और क्या इसके अंदर इंप्लीमेंट होता है? लाइक एक तो प्री कंपाइलेशन हो गया, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज हो गई, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि यहाँ आपका बकायदा कंस्ट्रक्टर के नाम से कीवर्ड होता है जो आपका एज ए कंस्ट्रक्टर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। आपके यहाँ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं प्राइवेट एंड पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये आपके एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आपकी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका काम होता है, ठीक है। यहाँ आप एक्सप्लिसिट क्लासेस वगैरह यूज में ले सकते हैं, एक्सप्लिसिट कीवर्ड यूज कर सकते हैं क्लास को। तो क्लास अगर यूज में आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, आपके यहाँ जैसे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, तो इनहेरिटेंस हो गया, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करेगा ये,
बस कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशंस मैं आपको बताऊंगा। लाइक आप कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हो तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आप यूज नहीं कर सकते इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। आपका यहाँ इनहेरिटेंस आपका इंप्लीमेंट हो जाता है, आपका यहाँ इंटरफेस इंप्लीमेंट हो जाता है, तो ये कीवर्ड्स भी आपके बहुत इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ नए इसने डेटा टाइप्स आपको इंट्रोड्यूस किए, जैसे एक डेटा टाइप होता है एनी डेटा टाइप, ठीक है, जो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं था, वो आपका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है। और अगर मैं बोलूं कि इट इज ए सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, अब सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है? सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट का मीनिंग ये है कि जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स थे वो तो इसके अंदर है ही इंक्लूडेड, और आपका जावास्क्रिप्ट जो टीएस के वो हैं आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसको हम देखिए, आप कंपाइलेशन से अगर बेटर जो वर्ड होगा वो ट्रांसपाइलेशन होगा इसका, ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्राउजर पे जो एप्लीकेशन रन होती है वो आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करती है, मतलब सिर्फ वही आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है, इस टाइप स्क्रिप्ट को कौन एग्जीक्यूट करेगा? इस टाइप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली आपका जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू JS, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप यहाँ ये चीज स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस फॉर्मेट को लेगा। लाइक अगर आप जानते होंगे ES5 जो कि इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ECMA, ठीक है ना, ECMA5। तो ये ECMA क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स को, लैंग्वेज फंडामेंटल्स को और उनको ऑथराइज करती है कि ये पर्टिकुलर चीज आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ES5 मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स, जो भी आपके पुराने ब्राउजर्स हैं उन पर ये सपोर्ट करता है, और ये इट इज अ जावास्क्रिप्ट वर्जन बेसिकली। अब जो प्रेजेंटली यूज में आता है, यानी कि ES6 अपडेट हुआ था, अब ES7 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी भी रहती है, ES4 भी है आपका। तो आप चाहें तो अपने टाइप स्क्रिप्ट के कोड को ES3 के अकॉर्डिंग, ES5 के अकॉर्डिंग आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। इसके लिए यहाँ कुछ फाइल्स वगैरह भी होती हैं, TS कॉन्फ़िग फाइल वगैरह, इन सब चीजों को भी आप यहाँ यूज में ले सकते हैं। एक आप चीज जानते हो तो हम लोग नोड यूज करते हैं। नोड क्यों यूज में आता है बता सकते हैं आप? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोड JS? रन ये इसको रन करने के लिए एंगुलर का इन्वायरमेंट जस्ट लाइक ये सर्वर हो जाता है, सर्वर साइड एप्लीकेशन बिल्कुल, सर्वर सेटअप के लिए भी यूज में लेते हैं। बेसिकली अगर इसे इन शॉर्ट अगर बोलूं कि ये एक पर्टिकुलर एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि आपके आउट ऑफ द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल होता है, ठीक है ना। तो सर आप, ये यही कन्वर्ट करता है ना टीएस को जेएस में। हाँ, आपको NPM का और Node.js का, यानी कि आपको इन दोनों का यूज करना पड़ता है। आफ्टर दैट योर टाइप स्क्रिप्ट विल बी एक्सिक्यूटेड, ठीक है ना। टाइप स्क्रिप्ट को आप जैसे आप कोड करेंगे, अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो या तो आप एक काम करें कि एक वेब एप्लीकेशन बनाए, उसके अंदर index.html के नाम से पेज बनाइए और उस पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस पास कर दीजिए, ठीक है ना। बट ये कन्वर्ट ये नहीं करता, कन्वर्ट ये तो रन कराता है आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड को आउट ऑफ द ब्राउजर, ठीक है ना। कन्वर्जन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके टाइप स्क्रिप्ट की खुद की होती है, ठीक है। तो बेसिकली Node.js का इम्प्लीमेंटेशन जब आप बट करते हैं, सर कोई इंजन तो रहेगा ना जो टीएस को उसमें कन्वर्ट कर देगा जेएस में, वो विदाउट इंजन कैसे कन्वर्ट करेगा वो? देखिए, ये अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर भी तो आप इंस्टॉल करते हो, दैट इज TSC। हाँ करेक्ट, हाँ हाँ, तो TSC हम क्यों यूज में लेते हैं? कंपाइल करने के लिए। करेक्ट, हाँ और एग्जीक्यूट कंपाइल करने के बाद होता क्या है, जब आप TS को कंपाइल करते हैं, यानी कि आपने अगर एक फाइल बनाई है app.ts के नाम से, ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है आपकी, ठीक है ना। अब करना क्या पड़ेगा आपको, इस फाइल को app.js के अंदर एग्जीक्यूट कंपाइल करके और बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्राउजर पे आपका रन होता है वो JS ही रन होता है। इवन आप जो HTML के हेड के अंदर हम रेफरेंस जो पास करते हैं वो भी JS का ही करते हैं, TS का नहीं करते, ठीक है। तो app.ts को कंपाइल करके JS में कन्वर्जन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो आपके TS की होती है, TSC यानी कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलर क्या करता है, आपके इस कोड को, यानी कि आपने जो TS के अंदर कोड लिखा हुआ है उसे आपका ये JS के अंदर कन्वर्ट करेगा। और इस JS के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आउट ऑफ द ब्राउजर, इस JS के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका Node.js आता है, ओके। क्योंकि आप इसे आउट ऑफ द ब्राउजर अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। अगर आप HTML में, मतलब ब्राउजर में अगर लगाएंगे, रेफरेंस आपने JS का दे दिया और HTML पे करेंगे तो ब्राउजर पे रन हो जाएगा,
बट आपको अगर जेएस को आउट ऑफ द ब्राउजर, जैसे मैं अभी विजुअल स्टूडियो के अंदर एप्लीकेशन बनाऊंगा और उसके अंदर मुझे एग्जीक्यूट कराना है और उसमें मैं कंसोल पे कुछ आउटपुट प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको नोड जेएस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये नोड जेएस आपके इस जावास्क्रिप्ट के कोड को, जो आपने app.js के अंदर बनाया हुआ है, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके सर्वर पे जी। आई मीन नोड जेएस जो आउट ऑफ ब्राउजर जो बोल रहा है, मतलब ब्राउजर से हटके वो एग्जीक्यूट करेगा जेएस फाइल को, राइट? नोड नोड सर्वर पे ऐसा है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई, आपकी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके, तो जैसे आउट ऑफ ब्राउजर आप बोल रहे हैं, तो हम्म नोड जेएस जैसे कि एक सर्वर है, राइट? हम्म सर्वर जो कि आपका जेएस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस वेब वेब पेज, हम्म। ऐसा कुछ है। आई देखिए, मीन हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली आप जानते हैं कि नोड नोड का जो पर्पस होता है, अगर मैं दूसरे वे से अगर मैं बात करूँ, लाइक आपने अगर एपीआई वगैरह बनाई हुई है, तो उस एपीआई को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा, यानी कि सर्वर पे आप इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहाँ पोर्ट नंबर, बाकायदा पोर्ट नंबर देते हैं कि किस पोर्ट पे लिसन करेगा ये। आपने मानो 808 पोर्ट दे दिया, तो लेकिन अगर आप वहां देखें तो आप कोड किसका करते हो, जावा अगर नोड जेएस में भी आप कोडिंग करते हो तो कोड किसका करते हो, आप कोड करते हो अपनी जेएस का, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना। अब उस जावास्क्रिप्ट के कोड को मतलब आपको सर्वर पे एग्जीक्यूट कराना है। आप ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे कि ब्राउजर में भी एक मतलब सर्वर पे भी आपने जैसे विंडोज सर्वर लिया हुआ है या लिनक्स सर्वर लिया हुआ है, तो उसके अंदर एक ब्राउजर है, उस ब्राउजर पे आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं। आपकी वहां एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट पे नहीं हो रही, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है कि नोड जेएस का यूज करके आप एसक्यूएल सर्वर वगैरह, ओरेकल, किसी भी डेटाबेस सर्वर से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ब्राउजर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मतलब किसी भी तरीके से आप ब्राउजर में कोई भी अगर स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो वो डायरेक्टली आपके सर्वर्स को एक्सेस कर ले। अगर ऐसा हो जाता तो एजेक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है ना। तो ओवरऑल नोड जेएस का पर्पस जो है वो इतना सही है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो हम सर्वर बनाते हैं और सर्वर पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, रन होता है हमारा, ठीक है ना, वो बात सही है। लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो ब्राउजर पे नहीं होता है, वो आउट ऑफ द ब्राउजर ही होता है। सर्वर पे भी आप डिप्लॉय जब करते हैं नोड नोड को, तो उस कंडीशन में जो आप कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का, वो आपका आउट ऑफ द ब्राउजर ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, आपको ब्राउजर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल होता है उसे एग्जीक्यूट करने में। ओके, इसीलिए हम लोग नोड जेएस को सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। अदरवाइज अगर कोई जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, लाइक अगर मैं बात करूं एंगुलर वगैरह की और इनकी, तो इनके लिए कोई प्री कॉन्फ़िगरेशन सेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती सर्वर एंड पे, ठीक है ना। सिर्फ रन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर जैसे हम डॉट नेट के अंदर भी बात करते हैं, तो एक डॉट नेट कोर एसडीके होता है और एक होता है आपका डॉट नेट कोर रन टाइम। इन दोनों का पर्पस क्या है? बेसिकली रन टाइम जो होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन पे आपको रन टाइम की रिक्वायरमेंट है, एसडीके की रिक्वायरमेंट है क्या आपको? नहीं, एसडीके की मुझे रिक्वायरमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट एंड पे होती है। सॉरी, ये जो मुझे एसडीके चाहिए, कहाँ गया, ये मुझे डेवलपमेंट एंड पे चाहिए और टेस्ट करने के लिए मुझे इसका रन टाइम भी चाहिए। तो डेवलपमेंट पे तो आपको दोनों चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। एसडीके की रिक्वायरमेंट और रन टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर मैं डॉट नेट कोर की रन टाइम की मुझे सिर्फ प्रोडक्शन पे रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिर्फ रन टाइम को कॉन्फ़िगर करना होता है सर्वर एंड पे, आपको एसडीके इंस्टॉल करने की वहां रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम केस आपका नोड जेएस के अंदर भी होता है, आपको नोड जेएस रन टाइम वहां आपको डिप्लॉय करना है, उसका मतलब मॉड्यूल्स वगैरह आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। इवन आप जब एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं तो वहां पब्लिश करके करते हैं, तो जिन मॉड्यूल्स को इंटरनली यूज करता है तो वो ही इंप्लीमेंट करता है। वो हम आएंगे नोड जेएस पे भी, डोंट वरी, पूरा उसके अंदर डिटेल में रहेगा। बट अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है टाइपस्क्रिप्ट का, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी? रिक्वायरमेंट किस किस चीज की रहेगी? देखिए, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पहले तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं नोड जेएस को इंस्टॉल नोड जेएस करूंगा। का। हाँ, क्योंकि नोड जेएस आपको क्या है, एनपीएम प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। दिस इज कॉल्ड नोड पैकेज मैनेजर।
अब ये नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, बेसिकली नोड जो है आपका कंप्लीटली पैकेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। अगर आप चाहें तो उनको इसकी वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। तो एनपीएम की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि जो भी आपको पैकेजेस वगैरह चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आप देखें, अगर मुझे माई एसक्यूएल रिक्वायर्ड है सर्च अगर मैं करता हूं तो बाकायदा ये आपको कमांड वगैरह बताएगा कि आपको माई एसक्यूएल किस तरीके से मतलब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो आप ये देखें माई एसक्यूएल का ऑप्शन आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पैकेज होता है इसे रन टाइम पे ये डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, ये आप देखें दिस इज द कमांड। तो ये जो कमांड होती है वो एनपीएम के थ्रू होती है और एनपीएम का आपको सेपरेटली इंस्टॉलेशन करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनपीएम आपका नोड.जेएस के साथ ही होता है। तो नोड.जेएस को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका एनपीएम जो होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका वहां इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको करना क्या है, नोड.जेएस की ऑफिशियल साइट पे जाना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोग विंडोज यूज करते हैं, नोड.जेएस की साइट पे जाइए, यहाँ से एलटीएस वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग योर एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, मुझे सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। ये आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार ये चीज और कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके जो पीसी है, ठीक है, उस पीसी के अंदर आपके ये नोड का प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो दिस पीसी पे जाके एनवायरमेंट वेरिएबल्स को एक बार चेक कर लीजिए आप। इंस्टॉलेशन आई होप आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं। मैंने किया है ऑलरेडी। आपने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी? सर शॉर्टकट बता दो ना सीएमडी से। वर्जन टेस्ट ये क्या हुआ, ये मैंने अभी विंडो को अपडेट किया है तो उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसे पिक कर लेगा अगर विंडो 10 यूज करते हैं तो आप। ठीक है, हाँ, तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। सेकंड जो तरीका होता है वो सीएमडी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आप नोड और हाइफन हाइफन वर्जन का चेक करके यानी कि आप वर्जन को चेक कर सकते हो। तो ये देखें, ये वर्जन यहाँ इंस्टॉल्ड है। देन एनपीएम का भी वर्जन आपको चेक करना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो नोड के साथ आपका एनपीएम भी प्री डिफाइंड आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल में इसलिए अगर यहाँ आपको कुछ एरर आ रहा है, दिख नहीं रहा है, नोड आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद अगर शो नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप फिर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके चेक कर लीजिए कि वो उसका सेटअप है या नहीं है। ओके, इट इज टेकिंग टाइम, चलो ठीक है। तो बेसिकली जो आपका नोड है आपको सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए आपको npm का एक कमांड यूज करना पड़ता है, npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव। ये सेव मत कर दिए आप, इसमें यहाँ लिख दीजिए हाइफन जी और टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली हाइफन जी ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है लोकली और एक होता है ग्लोबली। तो ग्लोबली का मतलब ये रहता है कि लाइक आपने कोई फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है यानी टाइपस्क्रिप्ट जो है वो आपके इसी फोल्डर के अंदर यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है इसी के अंदर आपका एप्लीकेबल हो। तो उस कंडीशन में आपको हाइफन जी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरे सिस्टम के लिए कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का होना चाहिए तो उसके लिए आप इसे यूज में ले सकते हैं कमांड को। और आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अगर इंस्टॉल करना है तो आप @latest कमांड और लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर देगा। TSC ये सिर्फ एग्जांपल मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, यानी कि आपको यहाँ npm इंस्टॉल और उसके बाद हाइफन जी देन टाइपस्क्रिप्ट और ये आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट का जो वर्जन है आप इसकी ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप टाइपस्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज .org पर आपको यहाँ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ दे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हो। तो अगर देखना चाहो तो यहाँ से पूरा मतलब प्लेग्राउंड का बेसिकली मतलब होता है कि आप ये एक टाइप का कंपाइलर है। मतलब आपके पास अगर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके भी इसे मतलब अपने कोड को कंपाइल और रन करके चेक कर सकते हैं। अभी ये जो वर्जन यूज कर रहा है वो 4.2.3 ले रहा है। ठीक है,
तो इनमें से कोई भी वर्जन जो आप यूज में लेके और उसे टेस्टिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। ओके, बट ऐसा कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि आगे भी आपको इसी पर काम करना पड़ेगा, तो ये भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको ये कमांड लिख के यानी कि टाइप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि टाइप स्क्रिप्ट आपका इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर। तो टीएससी हाइफन हाइफन वर्जन से आप जाके चेक कर सकते हैं कि टीएससी का मेरा कौन सा वर्जन यहाँ इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है आपको, एक आपको अपने कोड की टेस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंडेड है। ठीक है, हालांकि विजुअल स्टूडियो जैसे आप 2009 वगैरह यूज करते हैं तो उसके अंदर भी इसका एक टूल किट आता है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट को तो आप चाहें तो टूल्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं आप विजुअल स्टूडियो के लिए। ठीक है ना, तो आप उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करना चाहिए। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड क्या है आपका, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही है प्रोडक्ट, आप जानते होंगे, काफी लाइट वेटेड होता है। ठीक है ना, इवन आप जो डॉट नेट इस पर एमवीसी कोर पे और इन पे काम करते हैं, क्योंकि वो कमांड लाइन है, तो आप चाहें तो इसी के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड बहुत लाइट वेटेड है ये, और ये बनाया क्यों, वो इस वजह से बनाया है क्योंकि आप अगर लिनक्स वगैरह यूज करते हैं तो अगर उस पर आपको अगर इंस्टॉलेशन करके टेस्टिंग मतलब डॉट नेट कोर की अगर एप्लीकेशन बनानी है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में ही आपको काम करना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो 2019-17 वगैरह ये उस पर नहीं चलते। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके देन इट विल स्टार्ट द डाउनलोडिंग। एक exe फाइल है, उसे आप डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हो। इसके अंदर ये आप देखेंगे, आप आगे चल के अभी मैं बताऊंगा आपको, मैं ओपन कर ही लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और ये टाइमली आपका अपडेट भी होता रहता है, खुद ही अपडेट ले लेता है ये, बस परमिशन आप देंगे तो ये अपडेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग को आप यहाँ इंप्लीमेंट बहुत आसानी से कर सकते हो। कोई भी आपका जेएस फ्रेमवर्क हो, कोई भी आपका पाइथन वगैरह, इन सब पे किसी पे भी सी प्लस प्लस वगैरह सबका काम आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसका एक्सटेंशन मार्केट प्लेस से डाउनलोड करना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, कुछ भी आपका पैसा नहीं लगता उसमें। जैसे जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर है आपका, आप चाहें तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करके तो दोनों ही अप्रोचेज हैं, जैसे भी आपको बेटर लगे आप उस हिसाब से करिए। तो बेसिकली मैंने क्या करा कि एक टेस्ट के नाम से एक app.js के ts के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। ठीक है ना, अब इसे मैं कोड को आपको इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। लाइक आप अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, या तो वैर या लेट का यूज करके। तो अभी मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपने यहाँ लिखा, अगर मैं इसका सिंटेक्स के बारे में बात करूं तो इट इज अ वे बाय विच यू कैन डिक्लेयर योर वेरिएबल। आपने यहाँ लिख दिया एबीसी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि आप ये तो हमारा होता है डिक्लेरेशन करने का मॉडल, यानी कि आप कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो उस कंडीशन में आपको वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया। देन इट इज अ टाइप, जो हम टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल वे में अगर जावास्क्रिप्ट के कोड में अगर डिक्लेयर करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूं, लाइक आपने यहाँ लिख दिया XYZ, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया। तो आप मर्ज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों के कोड को। ठीक है, और कंसोल पे आपको अगर प्रिंट कराना है तो console.log, this is a small console, console.log,
और इसके अंदर आप यहाँ ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को दोनों को आप यहाँ प्रिंट करा देते हो, दैट्स इट। ये आपको ऐड करने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपने कोड लिख दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, इसका टर्मिनल जहाँ से आप अपनी कमांड्स वगैरह फायर कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले अपने टीएस की फाइल को कंपाइल करके जेएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको अगर जेएस को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है ना, तो जेएस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नोड की रिक्वायरमेंट होगी, और नोड में वो जेएस को एग्जीक्यूट करता है, टाइपस्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, आप यहाँ लिखते हैं टीएससी, ठीक है ना, और फिर ऐप डॉट टीएस, ये आप कोड में लिखेंगे। तो टीएससी ऐप डॉट टीएस का मीनिंग क्या हुआ कि आप इसे कंपाइल करना चाह रहे हो। तो आप जैसे ही इसे कंपाइल करते हैं तो आप यहाँ देखें जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर app.js के नाम से बन गया ये, ठीक है ना। और app.js का कोड देखें आप, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब देखिए मैंने यहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था a कॉलन स्ट्रिंग इस तरीके से डिक्लेयर किया था, बट जेएस में आप जाके देखेंगे तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, यानी कि आपका नॉर्मल वे में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक फीचर इसका बताया था कि ये करता क्या है, आपके जो टीएस का कोड होता है, ट्रांसलेशन यही होता है, उसे आपके जेएस के अंदर कन्वर्ट करता है। वो उसका रीजन ये है क्योंकि जो आपके ब्राउजर्स होते हैं वो जेएस को आइडेंटिफाई करते हैं, टीएस को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है ना। तो आप चाहे इस तरीके से डिक्लेयर करें या इस तरीके से डिक्लेयर करें, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके क्या एडवांटेजेस हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इस जेएस के कोड को एग्जीक्यूट करना है, अब हम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ नोड की रिक्वायरमेंट होगी, देन आई विल राइट नोड app.js. After that you can see over here like you are getting the output abc and xyz which you have declared or like that, आपने यहाँ जो डिक्लेयर किया था वो आपको यहाँ आउटपुट में मिल रहा है। तो नोड app.js से आपको यहाँ आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो app.ts यानी कि आपने जो कोड लिखा था उसे आपने पहले कंपाइल करा, देन कंपाइल करने के बाद आपने उसे एग्जीक्यूट करा दिया। तो मैं इसे नोट्स के अंदर भी लिख देता हूँ। आपको पहले करना क्या है, आप पहले एक फाइल बनाएंगे, क्रिएट फाइल, और app.ts के नाम से आपने फाइल बनाई, ठीक है। सेकंड आपको करना क्या है, राइट कोड लिखेंगे आप उसके अंदर। थर्ड आपको क्या करना है, आपको उसे कंपाइल कराना है। तो tsc app.ts, जैसे आपने app.ts के नाम से नाम जरूरी नहीं है वही रखा जाए, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चौथा आपको जो काम करना है वो आपको करना है नोड से एग्जीक्यूट कराना है, तो नोड app.js। तो आप ध्यान रखिएगा नोड में app.js आएगा, ts नहीं आएगा, ts को आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये app.js आ गया। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। लाइक अगर आप यहाँ ए के अंदर, अब हालांकि आपने स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ नंबर टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर ए के अंदर, जैसे यहाँ मैंने वैल्यू पास कर दी 12, अगर मैं यहाँ कोई ए के अंदर रीअसाइन करता हूँ कोई वैल्यू, अगर आपने ये इस तरीके से लिख दिया, तो आप ये देखें आपको यहाँ एक एरर दिखा रहा है, द स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। अब देखिए अगर मैं इसे रिकम्पाइल करता हूँ, कोड को अगर मैं रिकम्पाइल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आपको कंपाइलेशन एरर दिखाएगा, ठीक है ना। ये आपको बकायदा लाइन पे दिखा रहा है एरर कि इस पर्टिकुलर लाइन पे, सेकंड नंबर की लाइन पे आपका ये एरर आ रहा है, एबीसी इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ये जो फीचर होता है आपका, ये आपका सी के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली करूं, जैसे मानो आपने ये ए डिक्लेयर किया हुआ है और ए के अंदर आपने ये वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है ना, तो जेएस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जेएस में देखूंगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ app.js, तो ये एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट app.ts के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कंपाइलेशन एरर जो डेवलपर होता है उसे पहले ही मालूम चल जाता है कि हाँ ये मैंने गलती करी है इसके अंदर, और वो उसे रिजॉल्व करेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट के, पहले मैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में बात करता हूँ क्योंकि ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, अगर यहाँ बात करी जाए, पहला होता है नंबर। तो नंबर का पर्पस क्या होता है, इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज, मतलब डेसिमल और फ्लोटिंग वैल्यूज दोनों को ये स्टोर कर सकता है। जैसे आपके अदर लैंग्वेज में लाइक जावा, सी शार्प वगैरह के अंदर फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, ये अलग अलग होते हैं, बट यहाँ एक नंबर ही होता है बस। स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग बेसिकली आपके दो टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, एक तो कैरेक्टर और एक स्ट्रिंग। तो सिंगल कोट्स में सिंगल वैल्यू पास करते हैं, कोई कैरेक्टर पास करते हैं, ठीक है ना, तो वो कैरेक्टर में कंसीडर होता है। आप मल्टीपल वैल्यूज पास कर, कैरेक्टर पास कर देते हो तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। बट यहाँ कैरेक्टर के नाम से कुछ नहीं होता, आपका यहाँ स्ट्रिंग ही होता है। तीसरा कौन सा टाइप होता है, दैट इज बुलियन, जो कि हर लैंग्वेज के अंदर है, जो बेसिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, ओनली ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका रहता है। फोर्थ नंबर पे जो आता है आपका, फोर्थ पे कौन सा आता है, जैसे ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है, जहां आपकी मेथड एंड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एरे इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद एक डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड। आप में से बता सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनडिफाइंड? अनडिफाइंड कहाँ यूज में आएगा आपका? वो तो अपना पार्ट है ना एरर में। देखिए इसमें क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो जावास्क्रिप्ट होती है आपकी, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं, ये आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, बाकी कोड हटा देता हूं एक बार, ये कोड हटा देता हूं। आपने ये इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अब आप क्या करते हो, कंसोल डॉट लॉग पे, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग पर, सॉरी, अब इसका डेटा टाइप मालूम करना चाहते हो तो इसके अंदर एक टाइप ऑफ के नाम से फंक्शन होता है और आपने यहाँ ए पास कर दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या आएगा, कौन सा डेटा टाइप आएगा? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड आएगा। क्यों आएगा? देखिए अनडिफाइंड भी डेटा टाइप क्यों होता है उसका रीजन बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब वैल्यू आप असाइन करते हैं तो वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में वो अपने डेटा टाइप को डिसाइड करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ 10 वैल्यू पास कर देता हूँ तो इट मींस की टाइप ऑफ ए में ये नंबर शो करेगा आपको। अगर मैं यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स में अगर इस तरीके से वैल्यू पास कर देता हूँ, इट मींस ये स्ट्रिंग आपको प्रिंट करके दिखाएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप है। बट अगर आपने कोई वैल्यू अगर पास नहीं करी तो उस कंडीशन में ये जो इसका टाइप आएगा दैट विल बी अनडिफाइंड, ठीक है ना। अब ये एरर दिखा रहा है आपको वी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने यहाँ दोनों में चेंजेस कर दिए। ओके, कोड दोनों का अपडेट हो गया है। एक बार इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये गलत तरीका हो गया। आप इस तरीके से लिख दीजिए, ये जो कोड आपने जेएस के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज उठा के मैं यहाँ इसके टीएस के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेव इट और वापस से टीएससी कमांड से आप रन कराइए। अच्छा ये इस कोड के अंदर कहाँ से हो गया, पूरा ही हटा देता हूँ मैं एक बार। जो फाइल होती है वो ऑटो अपडेट हो जाती है आपकी, है ना। अच्छा ये यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा, ये पूरा कोड ही हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यू आर गेटिंग अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों मिला? क्योंकि ए वेरिएबल आपने डिक्लेयर तो कर दिया बट इसके अंदर आपने कहीं पर भी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। तो अनडिफाइंड भी आपका एक डेटा टाइप होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एक नल वैल्यू को सेट करने के लिए नल टाइप भी होता है आपका, तो वो भी आपका यहाँ है। और अभी एक, अब ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं आपके जो यहाँ डिक्लेयर करे हुए हैं, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ एक नया टाइप और डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज एनी टाइप, दैट इज एनी टाइप। तो ये एनी टाइप क्या होता है बेसिकली, एनी टाइप का मतलब ये हुआ किसी भी टाइप का आप यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं ए कॉलन एनी, या एनी आपने इस तरीके से डिक्लेयर किया और इसके अंदर आप यहाँ 10-12 वैल्यू पास कर देते हो। अब आप इस ए के अंदर आप कोई वैल्यू लाइक आपने यहाँ एबीसी वैल्यू को पास कर दिया, तो इसका मतलब अब ये आपको कोई एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने ए का टाइप जो डिसाइड किया वो एनी है और एनी के अंदर ये सारे टाइप आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो अगर आपने एनी टाइप लिया है जो कि आपका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप अगर एनी लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी टाइप की वैल्यू को आप यहाँ पास कर सकते हैं। लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो कोई कंपाइल टाइम एरर शो नहीं करेगा आपको ये। अगर मैं इस तरीके से डिक्लेयर कर देता हूँ देन आप इसकी वैल्यू को यहाँ देते हैं, देन अगर आप कंपाइल करते हैं इसको, तो प्रिंट भी करेगी, प्रिंट क्या करेगा सर ये? प्रिंट तो वो कोड लिख दीजिए आप प्रिंट करने का। जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ तो वो जो आपने ए की वैल्यू लेटेस्ट आपने ऐड की है वही प्रिंट करेगा ये। हाँ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। हाँ, जैसे आपने ये लिखा tscf.js ts, ठीक है ना। अब देखें आप कोड में आपको जैसे हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में होता है उसी तरीके से कर रहा है। देन उसके बाद आप यहाँ लिखते हैं app.js, देन यू विल गेट द आउटपुट abc।
ये वैल्यू मिल रही है आपको। तो ये एनी टाइप जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया टीएस के अंदर, ठीक है ना। और ये एग्जांपल जो है ये भी मैं एक बार कॉपी करके और यहाँ डाल देता हूँ। क्लियर है ये सारी चीजें? कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि ये हम बाईपास कर सकते हैं टॉपिक को, तो आप मुझे बोल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये टॉपिक अगर आपको आता हो और मैं ओके। तो जो आपको अगर एरे वगैरह डिक्लेयर करना है तो आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है आपको, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टाइप हो गया। अनडिफाइंड में आप लोगों को बता ही चुका हूँ, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। और अब देखिए अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करानी हो तो जैसे हम फॉर लूप यूज में लेते हैं, यहाँ आपका ऑफ भी होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं लाइक वेयर आइटम इन डी, ये आपने लिखा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यूज को अगर आपको प्रिंट कराना हो कंसोल पे, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आप आइटम की वैल्यू को शो करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये ए वगैरह की वैल्यू मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, कंसोल डॉट आइटम मैंने ये कर दिया। देन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कंपाइल कराता हूँ tscf.ts, और देन इसके बाद अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपको आउटपुट में 01 दिखा रहा है। अब ये 01 क्या दिखा रहा है आप बता सकते हैं आप? ये इसकी इंडेक्सिंग शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग ना करके मुझे अगर वैल्यू को प्रिंट कराना हो, अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो वैल्यू मैं किस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ आप लिखेंगे जो आपका डी है उसके अंदर आइटम का टाइप, और देन आप इसे अगर एग्जीक्यूट कराते हैं देन यू आर गेटिंग द वैल्यूज आल्सो। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द इंडेक्स, और ये आपका वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है ना। एक कंफ्यूजिंग चीज और होती है, वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लाइक आपने यहाँ लिखा, इसको भी मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, ऑफ, ऑफ कीवर्ड यूज में लिया, और ऑफ के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट आइटम, ठीक है ना। अब आप देखें, नाउ यू आर गेटिंग द वैल्यूज, ठीक है ना। तो आई होप कि फॉर के अंदर जो इन और ऑफ का पर्पस क्या होता है, देखिए बेसिकली हम लोग, आप जब इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना एंगुलर वगैरह पे भी आओगे, तो आप ऑफ का यूज करोगे, इन का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करानी है। लेकिन अगर इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई इंडेक्सिंग के व्याप पर आपको कोई कोड करना है या कुछ लिखना है, तो इंडेक्स के व्याप पर, क्योंकि स्ट्रिंग कंपैरिजन कभी आपको नहीं करना चाहिए। आप जानते होंगे क्योंकि जो ऑप्टिमाइजेशन लोग करते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा रूल होता है कि स्ट्रिंग का मिनिमम कंपैरिजन करना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपाइलर जो होता है वो फास्ट आपका कंपेयर करता है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप आपके रेफरेंस टाइप होते हैं, वहाँ मेमोरी एड्रेसेस को मैप करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ नंबर, वहाँ आपको सिर्फ जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं तो डायरेक्टली आपको उस मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये रिकमेंडेड होता है, स्ट्रिंग को कंपैरिजन कम करना चाहिए। तो अगर आपको कोई लॉजिक लगाना है कि यहाँ मैं फॉर लूप के अंदर लॉजिक लगाना चाहता हूँ कि अगर आइटम के अंदर XYZ आ रहा है तो ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो उसके लिए आपको दोनों में से जो भी अप्रोच आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं। अगर XYZ से कंपेयर करा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ ऑफ का यूज करना है। तो ऑफ जो होता है बेसिकली इसके अंदर वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि इस एरे की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आइटम के अंदर पास हो जाएगी, जिस वैल्यू को आप प्रिंट करा सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज ये यहाँ पर आपको इस तरीके से शो करेगा, यानी कि आप अगर देंगे तो यहाँ इंडेक्स वगैरह के भी आप पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे अपडेट कर देता हूँ, इट इज द वैल्यू, ओके। ये आपने इस तरीके से दे दिया, और बाकी तो ये तो आपका कोड है ही, तो जैसे भी आपको जो भी बेटर लगे उसमें से ये आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है आपका, डेटा टाइप का एग्जांपल जो होगा आपका दैट इज example2, ये example2 है, दिस इज द example1, और इसके अंदर आप ये कोड करके यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि app.js पे अगर आप जाते हैं तो ये कोड देखें आपका बिल्कुल वही है जो नॉर्मल आपका JS वगैरह के अंदर रहता है। तो यहाँ देखें इसने फॉर लूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये जो फॉर इन और ऑफ है ये टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, ठीक है ना। तो ये जो इतना लेंथी कोड है वो आपको ऐसा सच यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई मॉडल क्लास बनानी है, तो आप जैसे मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बना लेते हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है तो आगे हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बनाता हूँ मॉडल क्लास के अंदर, लाइक मैंने बनाया my class.ts,
ठीक है ना। तो ये मॉडल क्लास हो गई। तो मॉडल क्लास को आप इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या होता है, एक जेएस के कोड को दूसरी क्लास में अगर यूज करना हो ना आपको, तो उस कंडीशन में आपको उसे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करके डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपने लिखा एक्सपोर्ट क्लास माई क्लास, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी या कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, एक बार मैं इसे स्किप करता हूँ। और यहाँ अगर मैं कोई क्लास का कोड करता हूँ, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेसिकली। आपको अगर कोई क्लास डिक्लेयर करनी है, बिल्कुल आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक मैं अगर डिक्लेयर करता हूँ क्लास और माई क्लास, इससे भी पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले क्लास क्रिएट करना बताता हूँ। लाइक कैसे हम क्रिएट करते हैं। लाइक मैं अगर कोई फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है ना, और इसके अंदर लिखा मैंने a, b, ये मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है ना। अब ये फंक्शन के अंदर a, b आपको डिक्लेयर करने का बेनिफिट क्या हुआ? अच्छा, a मैं ऑलरेडी a1 और v1 कर देता हूँ इसे, फंक्शन का नाम भी आएगा, ठीक है ना। और ये a1 और v1 क्या करेगा, ये कुछ जस्ट एक वैल्यू ऐड करना चाह रहा है, तो वैल्यू आप जस्ट क्या करें, हम रिटर्न करा देते हैं a1 इंटू b1, ठीक है ना। ये आपने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अब इसे आप देखिए एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी गेट कर सकते हो आप। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कोई कंस्ट्रक्टर होता है। अब देखिए फंक्शन फन बनाया आपने और a1 v1 लिया आपने, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो न्यू फन का यूज करके आप यहाँ जैसे 20 और 30 वैल्यूज को आप यहाँ पास कर देते हो, तो ये इसे कॉल कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी क्या है, अप्रोच सही नहीं है, मतलब हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए काम। और इसे आप एज ए रेफरेंस टाइप में भी पास कर सकते हैं। लाइक आपने लिखा v1 के नाम से इक्वल्स टू फंक्शन, और ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया। और यहाँ पर आप जैसे इसे कॉल करना चाहते हो, तो रेफरेंस आपने पास किया है, और रेफरेंस में आप यहाँ 20 और 30 इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ राइट अप्रोच। जब भी आप फंक्शन वगैरह डिक्लेयर करें, तो यहाँ उसे असाइन करें। तो बेसिकली इट इज अ रेफरेंस ऑफ फंक्शन, ये रेफरेंस चला जाएगा। अब इसे आप जब कॉल करेंगे तो v1 से कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई और भी फंक्शन ऐड करना हो, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोटाइप, ठीक है ना। तो प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इसे ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स आपकी प्रोग्रामिंग होती है। अब इसी चीज को देखिए मैं क्लासेस के थ्रू करके बताता हूँ आपको। तो आपने एक क्लास बनाई क्लास 1 के नाम से, इसके अंदर कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है। आप पब्लिक जैसे a, और यहाँ नंबर, और यहाँ आप इस तरीके से असाइन कर देते हो, ठीक है ना। आपको एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना है पब्लिक b, और यहाँ स्ट्रिंग, और यहाँ आपने वैल्यू असाइन कर दी abc, ठीक है। ये आपने डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद आपको इसका कंस्ट्रक्टर अगर डिक्लेयर करना हो, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्टर के लिए बेसिकली यहाँ कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड होता है, ठीक है ना। और ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली करेगा क्या, इट इट विल जस्ट प्रिंट। तो कंसोल डॉट लॉग पे आप प्रिंट करा दीजिए, और यहाँ a की वैल्यू को और साथ के साथ b की वैल्यू को भी प्रिंट करा दें। तो कंस्ट्रक्टर इज ए प्रीडिफाइंड कीवर्ड, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाएंगे, वॉर डी इक्वल टू और न्यू क्लास 1, ठीक है ना। अब ये डी के नाम से मैं ऑलरेडी बनाया हुआ ऊपर, तो d1 क्लास सॉरी क्लास 1, और क्लास 1 ये आपने कॉल किया। तो ये करेगा क्या, कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट करा देगा। चलिए अब एक बार इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। जो ऊपर का कोड है एक बार मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है ना। वो मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ उधर। ये आपने जस्ट एक सिंपल क्लास बनाई है, ठीक है ना। और tsc app.ts जब आप करते हैं, अच्छा ये अब देखिए एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग टाइप है, तो इस वजह से आप दोनों को कॉन्कनेट करके नहीं प्रिंट कर सकते। तो आपको यहाँ जैसे कंसोल डॉट लॉग ए, और यहाँ वैल्यू आपने बी की पास कर दी। व्हाट इज हैपनिंग, क्लास 1 डज नॉट आल्सो डिक्लेयर्ड हियर। ओके, कैन नॉट फाइंड नेम बी। ओके, अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, यू हैव टू यूज द दिस कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल होते हैं करंट वेरिएबल, उनको दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है आपको। तो tscf.ts ये कोड किया आपने, और देन आप इसे node app.js से करेंगे, यू आर गेटिंग द आउटपुट। अब देखिए अगर इसका आप जेएस फाइल जाके देखोगे ना, तो आप देखेंगे ये आपका कोड जनरेट हुआ है।
यानी कि हम लोग जो फंक्शंस वगैरह बनाते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर या क्लास बनाते थे, तो देखें ये वही सिंटैक्स है अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। तो वेर क्लास वन इक्वल्स टू, ये आपने लिखा, देन उसके बाद ये आपका फंक्शन से कीवर्ड स्टार्ट हुआ, फंक्शन क्लास वन, यहाँ दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए। दिस कीवर्ड से हम एक्चुअल में क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। बट आपको जो वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं एज ए क्लास के फॉर्म में, जब आप उनको यूज में लेना चाहते हैं, इन दैट केस यू हैव टू यूज द दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो दिस डॉट ए इक्वल्स टू 10 ये आपने पास किया, दिस डॉट बी इक्वल टू एबीसी, 10 आपने उसकी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया और ये क्लास को रिटर्न करा दिया। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन में क्लास का रेफरेंस यहाँ चला गया। देन उसके बाद आप इसका इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आप ये देखें, एक तो ये कोड हो गया, और एक आप ये देखें इसका कितना मतलब क्लीन कोड है। बिल्कुल आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि हाँ, जो हमने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ये उसी के व्याप पर बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इजी नेस रहती है अगर कोई बंदा इसके अंदर काम करता है तो। इट इज एग्जाम्पल 3 और मैं इसे यहाँ प्रिंट करा